नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र। दोस्तों, यहाँ पर हम राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन कर रहे थे और इससे पहले वाले वीडियो में हमने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, इसके अंतर्गत हमने अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल को लेकर और अनुच्छेद 356 जो कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में प्रावधान करता है, इसके बारे में अध्ययन कर लिया था। दोनों शक्तियों के बारे में जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं। दोस्तों, आज हम राष्ट्रपति की अंतिम आपातकालीन शक्ति जो कि वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। विस्तार से उसको जानेंगे। शुरू से लेकर अंतिम तक आप वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको पूरा इसके बारे में समझ में आएगा, अन्यथा अधूरी जानकारी हमको नुकसान कर सकती है। मित्रों, वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के बाद में आपको जो भी अच्छा लगता है उसके बारे में आप हमको कमेंट्स करके बताएं, जो बुरा लगता है उसके बारे में कमेंट्स करके बताएं, ताकि जो अच्छा है उसको हम और अच्छा कर सके और जो खराब है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, उस चीज़ को हम सुधार सके। इसलिए मित्रों, आपका कमेंट्स मेरे लिए नहीं, जो भी यूट्यूब पे पढ़ाता है उन सब के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। इसलिए मित्रों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप शुरू से अंतिम तक वीडियो को पूरे धैर्य के साथ में सुने, देखें, उसके बाद में अपना कमेंट्स करें और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होता है मित्रों, जैसे मैं यहाँ से कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है। ठीक है मित्रों, तो शुरू करते हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में क्या बातें बताई गई है। वित्तीय आपातकाल मित्रों, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, ये हम पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत हमने आर्टिकल 352 जो कि राष्ट्रीय आपातकाल संबंधित है इसके बारे में और अनुच्छेद 356 इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत अनुच्छेद 360 जो कि वित्तीय आपातकाल के बारे में प्रावधान करता है। वित्तीय आपातकाल के बारे में प्रावधान करता है अनुच्छेद 360। क्या कहता है अनुच्छेद 360? तो मित्रों, जो अनुच्छेद 360 में जो बात लिखी हुई है, जो बात 360 में लिखी हुई है वही बात मैं यहाँ पर लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, उसको आप समझने का प्रयास करें। यदि राष्ट्रपति को यह महसूस होता है कि भारत या भारत के किसी भाग में या क्षेत्र में वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है, उसके लिए संकट उत्पन्न हो गया है, ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यहाँ पर अनुच्छेद 360 हमको स्पष्ट रूप से ये बता रहा है कि वित्तीय आपातकाल संपूर्ण भारत में भी लागू किया जा सकता है और वित्तीय आपातकाल भारत के किसी क्षेत्र विशेष में भी, किसी भाग में भी लागू किया जा सकता है। इस बात का हमको ध्यान में रखना है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, राष्ट्रपति को महसूस होने का मीनिंग क्या है। राष्ट्रपति को महसूस होने का अर्थ है मंत्रिपरिषद को ऐसा लगना चाहिए कि भारत में या फिर भारत के किसी क्षेत्र में वित्तीय स्थायित्व को संकट पैदा हो गया है। जो हमारी साख है उसको लेकर कोई संकट पैदा हो गया है, तो
उस कंडीशन में मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो अनुच्छेद 360 इस बात का प्रावधान करता है। और क्या कहता है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में? हमने जैसे मान लो आज तारीख है, कितनी तारीख है? 1 अक्टूबर 2020। यहाँ पर सरकार को ऐसा लग रहा है कि देश में वित्तीय स्थायित्व को संकट पैदा हो गया है। जो हमारा पैसा था वो खर्च हो गया है। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में सरकार के पास में पैसा नहीं है, पूरा बिजनेस सरकार का बंद हो रखा है, रेलवे पूरी बंद है, एयरलाइंस बंद है। ऐसी कंडीशन में सरकार को करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है। फिर भी सरकार को अगर यहाँ पर ऐसा लगता है कि वित्तीय स्थायित्व को संकट पैदा हो रहा है, वित्तीय जो हमारी साख है उसको संकट पैदा हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। यदि 1 अक्टूबर 2020 को भारत सरकार को ऐसा लगता है कि भारत में वित्तीय स्थायित्व को खतरा पैदा हो गया है, उस कंडीशन में वित्तीय आपातकाल यहाँ पर लगाया जा सकता है। लेकिन 1 अक्टूबर को हमने वित्तीय आपातकाल लागू कर दिया। इसके बाद में अनुच्छेद 360 हमको कहता है कि आपको 2 महीने के भीतर संसद से अनुमति लेनी होगी। ये 360 अनुच्छेद हमको इस बात को कहता है। आपने वित्तीय आपातकाल लागू कर दिया, वित्तीय आपातकाल लागू होने के दिन से अगले 2 महीने के भीतर आपको संसद से उसकी अनुमति लेनी होगी। यहाँ पर संसद जो अपनी अनुमति देती है किस बहुमत से देती है मित्रों? तो आपको ध्यान में रखना है, वित्तीय आपातकाल को संसद अपनी अनुमति देती है साधारण बहुमत से। वित्तीय आपातकाल को संसद अपनी अनुमति देती है साधारण बहुमत से। याद करिएगा मित्रों, यदि आपने हमारी पुरानी वीडियो देखे हैं तो, और यदि नहीं देखे हैं तो आप उनको देखिएगा। जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है अनुच्छेद 352 के तहत, उसको संसद अपनी अनुमति देती है अपने विशेष बहुमत से उसको संसद अपनी अनुमति देती है। और उसके लिए अनुमति लेने का जो समय है वो है 1 महीना। यानी कि आपने राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के बाद में आपको 1 महीने के भीतर संसद से अनुमति लेनी होगी। और संसद राष्ट्रीय आपातकाल को जो अपनी अनुमति देती है वो अपने विशेष बहुमत से देती है। लेकिन 356 और 360 मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँ इस संबंध में थोड़ा सा। तो 356 के तहत हमने जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया है उसको संसद अपने साधारण बहुमत से अनुमति देती है, और उसके लिए अनुमति लेने का समय है 2 महीना। यहाँ पर वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में भी संसद अपनी अनुमति देती है साधारण बहुमत से, और अनुमति लेने का समय है 2 महीने का। यानी कि हम वित्तीय आपातकाल को संसद की अनुमति के बिना कितने समय तक लागू रख सकते हैं? तो 2 महीने तक। 2 महीने के अंदर हमको अनुमति लेनी होगी। यदि हम अनुमति नहीं लेते हैं, संसद अनुमति नहीं देती है, तो वित्तीय आपातकाल वहीं पर समाप्त माना जाएगा। ठीक है मित्रों, यहाँ पर ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको 360 और क्या कहता है इसके संबंध में बताना चाहूँगा कि इस 2 महीने के भीतर हमने संसद से अनुमति नहीं ली अभी तक। 1 तारीख के बाद में हमने संसद से अनुमति नहीं ली है, लेकिन और इसके बाद में लोकसभा जो होती है हमारी वो भंग हो जाती है, उसका विघटन हो जाता है, लोकसभा भंग हो जाती है, उसका विघटन हो जाता है। ऐसी कंडीशन में हमको राज्यसभा से अनुमति लेनी होगी। ठीक है मित्रों, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यदि 2 महीने के पीरियड में हमने संसद से अनुमति नहीं ली अभी तक और लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हमको राज्यसभा से उसकी अनुमति लेनी होगी। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। जैसे राज्यसभा हमको अनुमति देती है तो वो वित्तीय आपातकाल अगले समय के लिए लागू हो जाएगा। लेकिन राज्यसभा की अनुमति मिलने के बाद में यदि लोकसभा का पुनर्गठन हो जाता है तो 360 अनुच्छेद 360 इस बात का प्रावधान करता है कि लोकसभा के पुनर्गठन होने के बाद में इसकी जो प्रथम बैठक होगी इस प्रथम बैठक से अगले 30 दिन के अंदर
अगले 30 दिन के अंदर आपको लोकसभा से भी अनुमति लेनी होगी। लोकसभा से भी अनुमति लेनी होगी। 360 इस बात का प्रावधान करता है। ध्यान में रखना मित्रों, मैंने क्या बोला है, 2 महीने के भीतर हमको संसद से अनुमति लेनी होती है वित्तीय आपातकाल को लागू करने के बाद में। यदि हमने वित्तीय आपातकाल लागू कर दिया और संसद से अभी तक अनुमति नहीं ली है और उसी दौरान लोकसभा भंग हो जाती है, लोकसभा का विघटन हो जाता है, ऐसी कंडीशन में हमको राज्यसभा से अनुमति लेनी होगी। उसके बाद में यदि राज्यसभा से अनुमति लेने के बाद में लोकसभा का पुनर्गठन हो जाता है, तो लोकसभा की जो प्रथम बैठक होगी पुनर्गठन के बाद में, उस प्रथम बैठक से अगले 30 दिन के अंदर हमको लोकसभा से भी अनुमति लेनी होगी। यदि लोकसभा अनुमति देती है तो आपका जो वित्तीय आपातकाल है वो अगले समय के लिए लागू रहेगा, और यदि लोकसभा अनुमति नहीं देती है तो आपका वित्तीय आपातकाल जो लागू किया गया है वो वहीं पर समाप्त माना जाएगा। ठीक है मित्रों, तो ये वित्तीय आपातकाल लागू करने के संदर्भ में, संसद की अनुमति मिलने के संदर्भ में बातें थी। यहां पर मैं बताना चाहूँ आपको कि वित्तीय आपातकाल की अधिकतम अवधि क्या है। वित्तीय आपातकाल कब तक लागू रह सकता है? वित्तीय आपातकाल की अधिकतम अवधि क्या है? अधिकतम अवधि कब तक वित्तीय आपातकाल एक बार लागू होने के बाद में लागू रह सकता है? तो वित्तीय आपातकाल की अवधि के संदर्भ में, वित्तीय आपातकाल कब तक लागू रहेगा इस संदर्भ में हमारा संविधान मौन है। मतलब संविधान कुछ भी नहीं कहता है कि वित्तीय आपातकाल 1 महीना लागू रहेगा, 1 साल लागू रहेगा, 2 साल लागू रहेगा। इस संदर्भ में संविधान कुछ भी प्रावधान नहीं करता है। इस संबंध में जो भी निर्णय करना है संसद को करना है। संसद कब तक वित्तीय आपातकाल को लागू रखना चाहती है। ठीक है मित्रों, तो अधिकतम अवधि के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रावधान है, तो आपको ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी मिलेगा, संविधान इस संदर्भ में क्या है? मौन है। संविधान इस संदर्भ में मौन है, यह आपको ध्यान में रखना है। अधिकतम अवधि के संदर्भ में संविधान में कुछ भी प्रावधान नहीं किया गया है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मित्रों, तो ये अनुच्छेद 360 लागू होने से लेकर संसद की अनुमति मिलने तक की बातें हैं। अब वित्तीय आपातकाल लागू होने के बाद में उसके क्या प्रभाव होते हैं उसको जानते हैं। वित्तीय आपातकाल हमने लागू कर दिया देश में, क्या इसके प्रभाव होंगे वो सब बातें हम देखते हैं। वित्तीय आपातकाल के प्रभाव, वित्तीय आपातकाल के प्रभाव, वित्तीय आपातकाल के प्रभाव क्या होते हैं? पहला, संघ सरकार। संघ सरकार का मतलब होता है केंद्र सरकार। संघ सरकार राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने के लिए कह सकती है। संघ सरकार राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने के लिए कह सकती है। दूसरा, संघ सरकार राज्य सरकार को वित्तीय औचित्य साबित करने के लिए कह सकती है। वित्तीय औचित्य साबित करने के लिए कह सकती है। ठीक है मित्रों, ये बातें हैं और इसको मैं समझाऊंगा इसमें क्या है। तीसरी बात, राष्ट्रपति संघ सरकार के कर्मचारियों के वेतन, व सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं,
न्यायाधीशों के वेतन में कटौती कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, राज्य सरकार कोई भी धन विधेयक, राज्य सरकार कोई भी धन विधेयक विधानमंडल में राष्ट्रपति की अनुमति से पेश करेगी। राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश करेगी मतलब लेकर आएगी। ठीक है मित्रों, वित्तीय आपातकाल लागू होने के बाद में वित्तीय आपातकाल के प्रभाव क्या होते हैं, क्या होगा, तो इस संदर्भ में हमको देखना है। संघ सरकार राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने के लिए कह सकती है, यानी कि राज्य सरकार के अंतर्गत जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी, उनके वेतन में कटौती की जा सकती है। संघ सरकार राज्य सरकार को वित्तीय औचित्य साबित करने के लिए कह सकती है। इस बात को हमको समझना है। यहाँ पर वित्तीय औचित्य का मतलब क्या मित्रों? वित्तीय औचित्य वित्तीय आपातकाल देश में लगा हुआ है, वित्तीय आपातकाल देश में लगा हुआ है, और ऐसी कंडीशन में यदि कोई राज्य सरकार सरकारी स्तर पर, ऐसी कंडीशन में वित्तीय आपातकाल के दौरान यदि कोई राज्य सरकार सरकारी स्तर पर कोई बड़ा प्रोग्राम करना चाहती है, कोई बड़ी रैली करना चाहती है, तो उसके लिए वो लाखों रुपए खर्च करेगी। तो ऐसे संबंध में केंद्र सरकार राज्य सरकार से पूछ सकती है, क्या इस कंडीशन में, जबकि देश में वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है, ऐसी कंडीशन में क्या आपको ये सब प्रोग्राम करना अनिवार्य है? और यदि अनिवार्य है तो इसमें आप जो 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए खर्च करने जा रहे हो, क्या इनको खर्च करना यहाँ पर इतना आवश्यक है? क्या आपका ये काम 10 लाख की बजाय 2 लाख में 3 लाख में नहीं चल सकता? यानी कि वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य सरकार किसी भी प्रकार का कोई भी खर्च करना चाहती है तो वित्तीय औचित्य उसका खर्च करने का कारण क्या है, उसके बिना खर्च किए बिना काम चल सकता है, नहीं चल सकता है, ये सब चीज़ें राज्य सरकार को केंद्र सरकार को बतानी होगी। किसी भी प्रकार का राज्य सरकार खर्च करना चाहती है तो उसका जो पैसा खर्च करने का कारण है उसका जवाब केंद्र सरकार को देना होगा। यहाँ पर वित्तीय औचित्य का मीनिंग यही है मित्रों। ठीक है, आगे राष्ट्रपति संघ सरकार के कर्मचारियों की वेतन में कटौती कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनके वेतन में कटौती की जा सकती है वित्तीय आपातकाल के दौरान। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति के वेतन में भी कटौती की जा सकती है। ठीक है, संघ राज्य सरकार कोई भी धन विधेयक अगर लेकर आती है विधानमंडल में तो उसके लिए राज्य सरकार को राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। और क्या प्रभाव हो सकते हैं मित्रों, देखते हैं। संघ सरकार राज्य सरकार को किसी भी विषय के संदर्भ में आदेश दे सकती है। संघ सरकार, संघ का मतलब केंद्र सरकार होता है, ध्यान में रखना, एक ही बात है। संघ सरकार यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार को प्रशासन के संदर्भ में आदेश दे सकती है। प्रशासन के संदर्भ में आदेश दे सकती है। ठीक है मित्रों, ये सब प्रभाव वित्तीय आपातकाल लागू होने के बाद में हमारे देश में पड़ते हैं। ठीक मित्रों, तो राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति पद से संबंधित जितनी भी जानकारी है, जितने भी तथ्य एग्जाम के दृष्टिकोण से बनते हैं, वो सब तथ्य मैंने आपके सामने रख दिए हैं। राष्ट्रपति पार्ट 5 से लेकर आज ये राष्ट्रपति संबंधित अंतिम पार्ट है, पार्ट 18। पार्ट 5 से लेकर पार्ट 18 तक मैंने राष्ट्रपति संबंधित यहाँ पर वो सब बातें बता दी है जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ना अनिवार्य है। मित्रों, पूरे विश्वास के साथ में कह रहा हूँ, जिसने भी मेरे भाई बहन ने, जिसने भी मेरे दोस्त ने, जिसने भी मेरे मित्र ने शुरू से लेकर अंतिम तक, आज के वीडियो तक, पार्ट 5 से लेकर पार्ट 18 तक, 18 तक, जिसने भी
पूरे टॉपिक पढ़ लिए हैं। पूरे विश्वास साथ में कहता हूँ, राष्ट्रपति से संबंधित उसका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 99% वो उस क्वेश्चन को ठीक करेगा, लेकिन आपको पढ़ना होगा मित्रों। मैंने यहाँ पर पूरी जानकारी वैलिड, बिल्कुल तथ्यात्मक, बिल्कुल प्रमाणिक जानकारी आपके सामने पेश की है मित्रों, आपके सामने रखा है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कितना अपना कर्तव्य निभाते हो। आपका कर्तव्य आपका परिवार है, ये हमारा परिवार है, इसलिए अधिक से बढ़े, अधिक से अधिक लोग जुड़े और अधिक से अधिक मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन इससे फ़ायदा उठा सके, मैं ये चाहता हूँ। ठीक मित्रों, तो राष्ट्रपति सीरीज आज हमारी पूरी होती है। हमने राष्ट्रपति सीरीज को एक लंबे समय तक चलाया मित्रों। इसके बाद में हम उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति से संबंधित बातें कम होगी, क्योंकि उनके बारे में संविधान में बहुत कुछ दिया गया, बहुत कम दिया गया है। राष्ट्रीय ये वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में मैं आपको एक बात मेरे को याद आ रही है, उसके संबंध में बताना चाहूँगा। वित्तीय आपातकाल के बारे में संविधान सभा के एक सदस्य थे हमारे, संविधान सभा के सदस्य थे, उनका नाम है ब्रजेश्वरी प्रसाद। ब्रजेश्वरी प्रसाद ने वित्तीय आपातकाल लागू करने के संदर्भ में कहा था कि हमको संसद से इसकी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। संसद से अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। संसद से अनुमति लेना आवश्यक नहीं। ये संविधान सभा के सदस्य हमारे ब्रजेश्वरी प्रसाद, इन्होंने ऐसा संविधान सभा में प्रस्ताव रखा था, लेकिन इनका ये प्रस्ताव वहाँ पर स्वीकार नहीं हुआ। आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि संविधान सभा के किस सदस्य ने ये कहा था कि वित्तीय आपातकाल जो लागू किया गया है उसकी संसद से अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। तो आपको यहाँ पर ये नाम ध्यान में रखना होगा, ब्रजेश्वरी प्रसाद। ठीक है मित्रों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उपराष्ट्रपति को शुरू करने वाले हैं और बहुत जल्दी मैं क्वेश्चन भी बनाऊंगा। कुछ टेक्निकली समस्या है, उसकी वजह से मैं क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने लेकर नहीं आ रहा हूँ। बहुत जल्दी लाने का मेरा प्रयास है। लेकिन मित्रों, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संबंधित पूरे क्वेश्चन एक साथ मैं आपके सामने पेश करने का प्रयास करूँगा। उसके बाद में आपके सारे कॉन्सेप्ट राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को लेकर पूरे हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।